हेलो एवरीवन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक नंबर 8 बात करता है किस चीज़ के बारे में? बोले सर अबाउट द अनपेड सेलर एंड द रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भाई साहब, सब बोले सामने वाला जो बंदा था जिसको कहा गया था कि गुड्स आपको ट्रांसफर करने हैं, उसने क्या किया? उसने बोले गुड्स को सामने वाले बंदे के पास में ट्रांसफर कर दिया। बदले में क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। लेकिन जो बायर था, बायर ने क्या नहीं किया? पैसा जो है वो बोले यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया। तो अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो जो बंदा आपका यहाँ पे अनपेड सेलर के तौर पे होगा, वो बोले क्या क्या रेमेडीज कर सकता है, बायर्स के अगेंस्ट में उसके अधिकार क्या होंगे, क्या वो डैमेजेस को भी क्लेम कर सकता है, क्या क्या वो प्राइस जो है उसको मांगने के लिए भी केस वगैरह जो है वो कर सकता है क्या? ये चीज के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो है वो अपन ने पहले वाले क्लासेस में करी थी, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में अपन क्या करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, बोले सर सवाल ये आता है कि कौन सा बंदा ऐसा होगा जिसे कि आप अनपेड सेलर का नाम जो है वो देने वाले। तो बोले भाई साहब दो सिचुएशंस हैं। पहला, जो बोले आपकी कमोडिटी थी ना, उसके लिए बोले आपने कुछ भी उसको पे नहीं किया, टोटली क्या हो गया? नॉन पेमेंट हो गया। लेकिन दूसरा, सब बोले कई बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट नहीं करते हो, बल्कि आप क्या करते हो कि कुछ टाइम के लिए उसको कहते हो कि भाई साहब तुम्हारा जो पैसा पे किया जाएगा ना, ये बोले 1 महीने के बाद पे किया जाएगा, और उसके लिए बकायदा बोले या तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया जाता है और या फिर कोई प्रॉमिसरी नोट दे दिया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉमिसरी नोट? तो ध्यान से देखिएगा, सो बोले नाम खुद यहां पे बता रहा है। अगर मैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करूं तो एक ऐसा प्रॉमिस रहता है, एक नोट दे दिया जाता है जिसमें यह वादा किया हुआ रहता है कि मैं आपको क्या करने वाला हूं, इतना पैसा जो है वो पे करने वाला हूं। और बिल ऑफ एक्सचेंज, सब बोले आपने सामने वाले को गुड्स दिया, जिसके बदले में सामने वाला बंदा जो है वो आपको क्या करता है? एक बिल दे देता है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि भाई साहब एक काम करना, 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में आप ये चीज को लेके मेरे कैशियर के पास में जाना और आपको वहां पे पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। ये समझ में आया? तो अनपेड सेलर की बात अगर की जाए, दो सिचुएशंस बोले यहां पे हो सकती है। गौर से देखिएगा भाई साहब, हमने कहा सबसे पहले वाली सिचुएशन, ए नाम का एक बंदा है, बी नाम का एक बंदा है। ए ने क्या किया? बी को गुड्स दे दिए, ठीक है, जिसके बदले में बी का काम क्या था कि वो ए को क्या करे? ए को बोले वो पैसा जो है, मनी जो है वो दे दे। अगर इसने ना ही तो कोई पैसा दिया, ना ही बोले इसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ना ही इसने कोई प्रॉमिसरी नोट दिया, पैसा भी नहीं दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं दिया, प्रॉमिसरी नोट भी नहीं दिया, तो क्या हो गया? सामने वाला बंदा अनपेड सेलर हो गया भाई साहब। एक तो ये सिचुएशन हो गया, बोले ठीक है। दूसरा, सब बोले कई बार ऐसा होता है कि ए और बी, ए ने क्या किया है? ए ने बोले बी को दे दिए गुड्स, जिसके बदले में बी ने कहा कि आपको पेमेंट अभी के अभी तो नहीं मिलने वाली है, आपको 1 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। ए कहता है कि यार 1 महीने के बाद आप पैसा देने वाले हो, इस बात की क्या गारंटी है? और 1 महीने के बाद में तुमने पहचानने से इनकार कर दिया तो बी ने कहा ना ना, ऐसा कैसे? मैं एक काम करता हूं, मैं बोले तुमको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता हूं। बोले भाई साहब क्या देता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता हूं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि 2-3 टाइप के आपके हो सकते हैं, एक है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है आपका प्रॉमिसरी नोट। ये बोले मैं आपको यहां पे दे देता हूं, और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अगर चाहें तो 1 महीने के बाद में यही वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये बोले मेरे कैशियर के पास में लेके जाना, बी के कैशियर के पास में लेके जाना, और ये जो कैशियर होगा वो क्या कर देगा? आपको पैसा पे कर देगा, राइट? तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं, आज की डेट बोले क्या सर? मान लीजिए फॉर एग्जांपल 26 अगस्त। अगर मैं आज की डेट के हिसाब से बात करूं तो आज तो बोले अपने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो क्या आज वो बंदा अनपेड सेलर कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो सर। लेकिन जिस दिन को कैशियर के पास में वो लेके जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, अगर उस दिन पैसा नहीं मिला तो क्या मैं उस दिन उसको कह सकता हूं अनपेड सेलर? आपका जवाब क्या आएगा? यस सर। जस्ट अ सेकेंड ना, आपका जवाब क्या आएगा? यस सर। चलिए, ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर, ये बात जो अपने को समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट बोले नॉन पेमेंट,
व्हेन द होल ऑफ द प्राइस, आपने गुड्स परचेस किए थे जिनका प्राइस कितने का था, 10,000 रुपए का था, पूरा का पूरा पैसा बी ने या तो बोले पे ही नहीं किया, और या फिर दूसरा सर बोले आपने टेंडर नहीं किया। कई बार कैसा होता है, बी जो है वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन आपने कहा मैं नहीं लूंगा भाई साहब। अब ये तो एक ही गलती होगी ना। मतलब अगर आप कोई कॉमोडिटी के प्राइस के बारे में बात करते हो, पहले डिसाइड हुआ था कि 10,000 रुपए जो है वही चार्ज करना है, ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं साहब 10,000 रुपए भी कोई देना होता है कि एक काम करो ना 11,000 रुपए पे करो, बोले आप। अरे बोले भाई साहब 10,000 रुपए की अपनी बात हुई थी, मेरे को आपको 10,000 रुपए पे करना है, मैं 10,000 रुपए आपको पे करने को तैयार हूं, लेकिन ए ने क्या किया, लेने से मना कर दिया। तो क्या ऐसे केस में ए को अनपेड सेलर कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो सर, उसको अनपेड सेलर नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बी यहां पे जो है, बायर जो है वो यहां पे डिफॉल्ट में बिल्कुल भी नहीं है, वो पैसा देने को तैयार था या फिर उसने पैसा दे ही दिया था। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आता है, डिसओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये कि कोई ना कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पे या फिर प्रोमिसरी नोट के तौर पे। प्रोमिसरी नोट में सामने वाले बंदे ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये पैसा देने वाला हूं, 1 महीने के बाद में, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज, सामने वाले बंदे ने कहा था कि ये बिल है बोले, जो कि आपके गुड्स के एक्सचेंज में आपको दिया जा रहा है, और आप इसको क्या करेंगे, कैशियर को ले जाके दोगे, और या फिर मेरे पास ही लेके आ जाना 1 महीने के बाद में, और ये पैसा मैं आपको दे दूंगा। अगर उसे ऑनर कर दिया गया, मतलब पैसा दे दिया गया, तो बात खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर उसको ऑनर नहीं किया गया, मतलब क्या कर दिया गया, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर कर दिया गया, मतलब कि उसके अगेंस्ट में जो पैसा आपको पे करना चाहिए था वो नहीं पे किया, तो भी जो सामने वाला बंदा होगा उसे क्या कह दिया जाएगा, अनपेड सेलर का नाम जो है वो दे दिया जाए। ये समझ में आया? ठीक है साहब, ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम एक तो हो गया प्रॉमिसरी नोट, और एक और अगर आप चाहें तो लेके चल सकते हैं चेक, ठीक है, हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट। मतलब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया जिसके बदले में आपको गुड्स देने चाहिए थे, ठीक है, एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय रीजन ऑफ द डिसओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज। मेन पॉइंट क्या है, जो आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया था उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो जिस बंदे को पैसा नहीं मिला है उसे क्या कहा जाएगा, अनपेड सेलर जो है वो कह दिया जाएगा। ये समझ में आया? बोले हाँ सर, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अब एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि सर यहां पे जो आपने सेलर वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो कोई भी और बंदा जो कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, किसके तौर पे काम कर रहा है, एजेंट के तौर पे। किसका एजेंट? सेलर का एजेंट। तो वो भी यहां पे आ जाएगा भाई साहब। मतलब जरूरी थोड़ी होता है कि मेरा अगर गुड्स है तो मैं ही बेच रहा हूँ, मैं किसी और को भी अपॉइंट कर सकता हूं, मैं किसी एजेंट को भी बोल सकता हूं कि जा ये वाला गुड्स जो है उसको दे के आ जाए, उसको बेच के आ जा। गॉट द पॉइंट? तो इवन अगर आपका कौन है, एजेंट भी अगर होगा, तो वो भी इसी कैटेगरी में आपका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन who is in the position of a seller, for example an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, or a consigner जिसके थ्रू कंसाइनमेंट जो वो भेजा जा रहा है, या एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। इट शुड बी नोटेड दैट सेलर हु हैज ऑब्टेन्ड द मनी डिक्री, मनी डिक्री, सर ये क्या होता है? सर डिक्री की बात अगर आप करोगे तो ये काइंड ऑफ लगा लो कोर्ट का ऑर्डर रहता है, कोर्ट ऑर्डर विच क्रिएट्स अ राइट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं डिक्री। कोर्ट का ऑर्डर जिसमें कोई अधिकार क्रिएट किया जाता है, पैसा लेने का अधिकार क्रिएट किया गया, उसे क्या कह दिया जाएगा, डिक्री कह दिया जाएगा। क्या कहते हैं वैसा? सब बोले इट शुड बी नोटेड दैट सेलर हु हैज ऑब्टेन्ड मनी डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इज स्टिल एन अनपेड सेलर। भले ही क्या कर दिया गया होगा, डिक्री जो है वो दे दिया गया होगा। सीधी सीधी बात है भाई साहब। मतलब ये ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, ए ने बी को क्या दे दिया, गुड्स दे दिया, लेकिन बी ने ए को कुछ भी नहीं दिया, पैसा पे ही नहीं किया बोले बी ने, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, ए नाम का जो बंदा है वो कहां चला गया, कोर्ट के पास चला गया। कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने बोले ऑर्डर पास कर दिया, और बी से क्या कहा कि तुम्हें इसको 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, राइट। तो अब सवाल ये है
क्या जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया उस दिन वो पेड सेलर मान लिया जाएगा क्या? तो आंसर इज नो सर। जब तक कि उसको पैसा नहीं मिल जाता है वो अनपेड ही कहलाएगा, अनपेड सेलर ही कहलाएगा। अरे लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया ना, अरे भैया कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो क्या हो गया? पैसा आया क्या मेरे पास में? भले ही कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया होगा, भले ही कोर्ट ने एक राइट क्रिएट करके दे दिया होगा, लेकिन क्या पैसा मेरे पास में आया क्या? अगर पैसा मेरे पास में नहीं आता है या मेरे ऑथराइज्ड पर्सन के पास में नहीं आता है, मेरे एजेंट को दे दिया तो भी चलेगा, बोले उसके पास तो पहुंचाओ। सर कोर्ट ने डिग्री दे दिया, मैं क्या करूं उस चीज का? अगर कोर्ट ने डिग्री दे दिया लेकिन उस डिग्री के हिसाब से अगर पैसा में उस तक नहीं पहुंचा होगा तो ऐसे केस में अनपेड सैलरी कहलाएगा बंदा। ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है साहब। तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा। वापस से एक बार सर बोले अगर आप बात करते हैं अनपेड सेलर के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैश वाला है और या फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट वाला है। अगर कैश वाला ट्रांजैक्शन होगा तो पैसा अभी आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो अनपेड सेलर कहलाएगा। अगर क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है तो जितने टाइम पीरियड के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में अगर डिसओनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है तो भी बोले अनपेड सेलर कहा जाएगा और उसे पेड नहीं कहा जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि सेलर में वो लोग भी आ जाएंगे जो सेलर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चाहे वो एजेंट होगा या कंसाइनर होगा या उसका कोई भी नाम जो है वो आप दे दीजिए, ठीक है, डन। मेन पॉइंट जो है वो यहां पे आता है ये वाला कि जो आपका अनपेड सेलर होगा उस अनपेड सेलर का अधिकार जो है वो क्या रहेगा, बोले ये बता दो आप। तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं राइट अगेंस्ट द गुड्स के बारे में बात करूं, मतलब ध्यान से, ए नाम का जो बंदा है उसने बी को क्या कर दिया है, बी को बोले गुड्स दे दिए भाई साहब। अरे बाप रे बाप, गुड्स के बदले में क्या होना चाहिए था, ए के पास में पैसा आना चाहिए था। अगर इसके पास में 10,000 रुपए आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर ये पैसा नहीं आया, अब सवाल ये है क्या मिस्टर ए ये गुड्स को वापस अपने पास में ले सकता है? दूसरा सवाल ये है कि ये जो पैसा है इसको क्लेम करने के लिए मिस्टर ए जो है वो क्या क्या कर सकता है? दो सवाल पूछे गए, ठीक है। पहला राइट अगेंस्ट द बायर और दूसरा राइट अगेंस्ट द गुड्स। ये गुड्स को लेके क्या कर सकता है और बायर के अगेंस्ट मतलब प्राइस लेने के लिए क्या कर सकता है, ये समझ में आया? तो ध्यान से देखिए भाई साहब, अगर बोले मैं गुड्स के बारे में बात करूं तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने गुड्स में सामने वाले बंदे को मालिक बना दिया क्या आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी क्या? पहला सवाल। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि वेदर ओनरशिप ट्रांसफर्ड, क्या आपने बायर को मालिक बना दिया है क्या, यह सवाल पूछा जाएगा। और दूसरा, या फिर ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हो तो जो बायर के गुड्स है ना, एक तो बोले आप उनको जब्त कर सकते हो। लीन का मतलब क्या होता है, जब्त करना। जब्त कर लिया, वापस कब दूंगा, जब बोले तुम मेरे को पैसा लाके दोगे ना तभी बोले मैं इस चीज को क्या करूंगा, आपको वापस दूंगा, पहली चीज। दूसरी, राइट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट, मतलब मैंने यहां से गुड्स को कुरियर करवा दिया, बी को मैंने फोन किया कि सर मैंने ट्रक में गुड्स को लोड करवा दिया है, अगले 5-6 घंटे में आपके पास में पहुंच जाएंगे, मेरा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, बोले 1 घंटे में आपके पास पैसा आ जाएगा। 1 घंटा मैंने वेट किया, 1 घंटे के बाद मैंने वापस से फोन किया तो बोलता है रुक जाओ, बोले 15 मिनट में आ जाएगा। 15 मिनट फिर से वेट किया, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। मैंने ट्रक वाले को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब सुनो मेरी बात, जहां खड़े हो ना वहीं पे खड़े रहो, जब तक कि मैं तुमको फोन नहीं करूं तुम ये गुड्स को लेके आगे मत बढ़ना और इसको डिलीवरी मत देना। मैंने बायर को फोन किया, मैं कहा बायर मेरे भाई सुन, वैसे तो तेरे जो गुड्स है वो 5 घंटे में तेरे पास में पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि तेरे यहां से पैसा मेरे पास में नहीं आया है मैंने उसको रास्ते में रुकवा दिया। समझ में? स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, रास्ते में ही मैंने उसको रुकवा दिया। गुड्स मेरे पोजीशन में नहीं है, गुड्स किसके पास में, कैरियर वाले के पास में, मैंने उसको वहीं पर रुकवा दिया। रुक जा भाई साहब, पहले उससे पैसा आने दे, पैसा आ जाएगा मैं तेरे को फोन कर दूंगा और फोन करने के बाद में तू क्या करना, आगे बढ़ जाना। ये समझा? अच्छा, फिर तीसरा, अगर गुड्स मेरे कब्जे में है, सॉरी अगर गुड्स जो है वो मेरे कब्जे में है, जब्त किए हुए हैं, तो मैं उनको मार्केट में बेच भी सकता हूं ताकि मेरा जो पैसा है 10,000 रुपीज वो मेरा क्या हो सके, रिकवर हो सके।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये तीनों चीजों के बारे में बात करूं, ये तीनों के तीनों केस में मेन पॉइंट क्या है कि गुड्स का मालिक कौन है? बायर इज द ओनर। अगर मेरे गुड्स थे, बात ही खत्म हो गई, गुड्स मेरे पास में पड़े हैं, हो गया काम। ये समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगला पॉइंट देखिए, व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड, मतलब ओनरशिप क्या नहीं करी आपने? बायर को दी नहीं है। जो करना है वो कर लो भाई साहब। आप बोल दो उसको कि गुड्स आपको बाद में मिलेंगे, पहले क्या चाहिए मुझे बोले मेरा पैसा चाहिए, तो डिलीवरी क्या कर सकते हो आप? विदोल्ड कर सकते हो। मतलब ये तीन जो बेनिफिट्स हैं ये तो आपको है ही हैं, बट इसके अलावा एक और काम क्या रहेगा? आप उसको बोलोगे मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे भाई, एक काम कर, पहले पैसा दे, पैसा देने के बाद में तो गुड्स जो है उसको लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया? डन। फिर उसके बाद में पॉइंट आता है कि बायर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? जो पैसा है, सबसे पहली बात आप वो मांगने की बात कर सकते हो। गुड्स मैंने तुमको दे दिया, 10,000 रुपए दो भाई साहब, नहीं दोगे तो कोर्ट में लेके जाएंगे। दूसरा, सूट फॉर द डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, मैंने गुड्स यहां से भिजवाए, ट्रक में लोड करवाए, ऑब्वियस सी बात है ट्रक वाला जो है वो क्या मांगेगा? किराया मांगेगा। मैंने उसका किराया जो है वो भी पे किया, बंदा आपके पास में आ गया, आपके पास में जैसे आया आपने बोला मैं नहीं ले रहा। क्यों? मेरे को महंगा लग रहा है यार। अरे भाई साहब एक मिनट, बात सिर्फ 10,000 रुपए की नहीं है। ट्रक का जो मैंने किराया यहाँ पे किया होगा, मान लीजिए 1,000 रुपए, वो ट्रक वाले को भाड़ा कौन देगा? अगर तुम ये गुड्स को परचेज नहीं कर रहे हो तो शायद वो किराया मैं बेयर कर लेता, लेकिन तुमने गुड्स को भी परचेज नहीं किया और मेरा यहां पे फालतू में क्या हो गया? 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये तुम पे करोगे। ये समझ में आया? और तीसरा, सूट फॉर द इंटरेस्ट। कई बार कैसा होता है, आपने गुड्स सामने वाले बंदे को पहुंचा दिया, 1 महीने का टाइम पीरियड सामने वाले ने मांगा था, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बाद भी पैसा नहीं दिया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपने कहा 10,000 तो लूंगा ही लूंगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लूंगा। 10,000 लूंगा बोले, लेकिन साथ में इसके ऊपर क्या लूंगा? इंटरेस्ट जो है वो भी बोले मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो ये काम जो है वो कर सकते हैं अगर आप क्या हैं? अनपेड सेलर हैं तो। ध्यान से, हाँ, टॉपिक आपका आता है कौन सा? अनपेड सेलर। अगर बोले आप अनपेड सेलर के बारे में बात करोगे तो कौन कहलाएगा? इसमें बोले दो बातें बोली गई आपकी। पहला, नॉट पेड इन होल, और नो टेंडर इज गिवन फॉर पेमेंट। पैसा पे करने के लिए कोई टेंडर भी नहीं दिया गया कि भाई साहब हाँ पैसा दे रहा हूं करके मैं आपको, ठीक है, ऑफर भी नहीं दिया आपने, ठीक है। दूसरा, डिसओनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। मेन तो यही दो डॉक्यूमेंट आपके हैं, ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगर बोले आप अनपेड सेलर हैं तो राइट ऑफ अनपेड सेलर, अब ये राइट ऑफ अनपेड सेलर में अगर आप बात करोगे तो बोले दो टाइप की बात आप यहां पे कर सकते हो। राइट अगेंस्ट गुड्स और दूसरा राइट अगेंस्ट द बायर। ठीक है, बायर के अगेंस्ट में राइट जो है उसकी भी बात आप यहां पे कर सकते हो। अगर मैं राइट अगेंस्ट द गुड्स के बारे में बात करूं तो इसके लिए बोले 4-5 बातें यहां पे आपको बोली गई है। नहीं, राइट अगेंस्ट द गुड्स के बारे में अगर बात करोगे तो दो बातें आपको बोली गई है, ठीक है, वेदर ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर्ड, और दूसरा ओनरशिप इन गुड्स
नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर हो गया है ओनरशिप तो क्या, और अगर नहीं हुआ है ट्रांसफर तो क्या। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है तो 3 सॉल्यूशन है बोले आपके पास में। क्या? सबसे पहली बात, गुड्स को जब्त कर सकते हैं, लीन। दूसरा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तीसरा, रीसेल भी कर सकते हैं। ये समझा? रीसेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को कॉपी करके अपन यहां पे भी पटक सकते हैं। सेम है, लीन करोगे, स्टॉपेज करोगे और रीसेल भी कर सकते हो। और चौथा, विदहोल्ड। डिलीवरी, जो डिलीवरी होगी उसको भी आप क्या कर सकते हो, विदहोल्ड कर सकते हो, यानी कि आप होल्ड पे रख सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो पहला लीन हो गया, दूसरा स्टॉपेज हो गया, तीसरा रीसेल करना हो गया। फिर यहाँ पे 4 है लेकिन, ठीक है, वो 3 के अलावा चौथा एक ऑप्शन और भी है आपके पास में कि डिलीवरी को ही आप क्या कर पाओगे, सीधा विदहोल्ड कर सकते हो। ये समझ में आया? ठीक है साहब। लेकिन अगर मैं राइट अगेंस्ट द बायर के बारे में बात करूं, अगर मैं राइट अगेंस्ट द बायर के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात, सूट फॉर प्राइस ऑफ गुड्स। दूसरा, सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। और तीसरा, इसको और नीचे ले लेते लगे तो अपन, तीसरा, सूट फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, ये तीनों जो है ये बोले आप यहां पे सिंपली फाइल कर सकते हो। चलिए भाई साहब, एक एक करके यहां पे बात करते हैं अपन। सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है राइट ऑफ लीन। लीन करने का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना मेरे भाई। क्या करना, जब्त करके रखना, अपने कब्जे में रखना। ये कब हो पाएगा, जब गुड्स आपके पास में होंगे। अगर जो गुड्स हैं वो आपके पास में ही नहीं है तो आप जब्त कैसे करोगे? क्या जब्त करना पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए? आंसर रहेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ध्यान से, लीन जो है, इट इज अ राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। लीन का मतलब क्या है, गुड्स का पोजीशन जो है वो अपने ही पास में रखता। कब तक? अंटिल सम क्लेम ड्यू अगेंस्ट इट इज सेटिस्फाइड। मतलब भैया देखो, तुम्हारे अगेंस्ट में जो मेरा पैसा बनता है ना, दे दो, बोले पैसा दे दो, गुड्स को लेके जाओ, जब्त करके रख रहा हूं, मैं बेच नहीं रहा हूं फिलहाल, मैं जब्त करके रख रहा हूं। अंडरस्टूड द पॉइंट? एन अनपेड सेलर, जिसके पास में गुड्स का पोजीशन, अगर पोजीशन नहीं है तो लीन कर पाओगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर पोजीशन नहीं है आपके पास में तो लीन कर पाएंगे क्या? नहीं भाई साहब, नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अनपेड सेलर हु हैज पोजीशन ऑफ द गुड्स इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजीशन ऑफ देम अंटिल द पेमेंट और द टेंडर ऑफ प्राइस। पैसा दे, सामान लेके जा। ठीक है, फिर उसके बाद लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर द प्राइस एंड नॉट फॉर द अदर एक्सपेंसेस। ये ध्यान से भाई साहब, अगर सामने वाले बंदे ने मेन जो प्राइस था 10,000 रुपया अगर वो पे कर दिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुमने इंटरेस्ट पे नहीं किया करके मैंने गुड्स को जब्त कर लिया ना। उसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? वो बात की बात है, इंटरेस्ट वगैरह की जो बात है वो मत कीजिएगा, मेन जो आपका प्राइस रहेगा उसकी बात यहां पे कीजिएगा। या फिर बोले गोडाउन के चार्जेस पे नहीं किए। ये इंपॉर्टेंट वाली कुछ बातें यहां पे आएंगी। सबसे पहली बात, अगर मैं लीन के बारे में बात करूं तो क्या कहा गया, इसका मतलब क्या है, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी या रिटेनिंग द पोजीशन अंटिल द क्लेम इज पेड। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, इसको थोड़ा नीचे ले लेते अपन ताकि दूसरी बात जो वो भी यहां पे आ सके। दूसरी बात, कैन ओनली बी डन
अगेंस्ट प्राइस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अगेंस्ट में हो सकता है, इसके अलावा कोई भी और चीज के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। और कुछ और इंपॉर्टेंट वाले रूल भाई साहब क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। कुछ बोले आपको इंपॉर्टेंट रूल्स जो है लीन के बारे में ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या कहता है, सेलर जो है उसके पोजीशन में गुड्स होना चाहिए, अगर पोजीशन आपके पास में नहीं है तो लीन कर पाओगे क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। दूसरा, सेलर मे हैव पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली फॉर द बायर, मतलब ये भी हो सकता है कि बायर ने गुड्स को परचेज कर लिया, बायर ने कहा कल लेके जाऊंगा, ये भी पॉसिबल है। या फिर बायर ने क्या किया, आपके पास से गुड परचेज किए जिसका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो आपने दे दिया। याद कीजिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गोडाउन में ही गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन चाबी आपने सामने वाले को दे दी, या फिर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स में आपने क्या कर लिया, उस चीज को नोट डाउन कर लिया कि हाँ भाई साहब हो चुका है ये काम, ठीक है। बायर आप ही को बोल के गया कि जब इस चीज का भाव जो है 500 रुपए का हो जाएगा तुम मार्केट में इस चीज को बेच देना, मतलब पोजीशन आपके ही पास है। गॉट द पॉइंट, पोजीशन आपके पास में एजेंट के तौर पे है या बेली के तौर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट क्या है, ओनर अगर कोई और है और उसके गुड्स अगर आपके पास में रखे हुए हैं तो कॉमन सेंस की बात है किसी और के गुड्स आपके पास में आपके अधिकार से तो नहीं होंगे, एजेंट के तौर पे या बेली के तौर पे होंगे, ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट टू लीन, राइट ऑफ लीन इवन इफ ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट ऑफ द बेली फॉर द बायर। ये समझ में आए तो ये भी पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो, इसको अपन और नीचे फेंक सकते हैं, ये वाले पॉइंट को और नीचे ले लेते हैं और क्या बोलेंगे, सेलर मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक है, चाहे वो एजेंट के तौर पे हो, बेली के तौर पे हो या किसी भी तौर पे चलेगा वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द लीन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन द क्रेडिट। अरे सर अगर क्रेडिट पे दिया होगा, अगला ही पॉइंट यहां पे आपको बोल रहा है, अगर क्रेडिट पे दिया होगा तो जितना टाइम का क्रेडिट आपने दिया था उसका वेट करना पड़ेगा ना, आपने 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने वेट कर लो, उसके बाद में लीन कर पाओगे, अंडरस्टूड, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, where the part delivery of the goods does not imply that the seller have waived the lien, the seller can exercise lien on the remaining goods। ये ध्यान से सुनो, कई बार कैसा होता है कि आपको ना 1000 यूनिट्स जो हैं वो बोले सामने वाले को प्रोवाइड करने थे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने सामने वाले बंदे को 400 यूनिट्स का डिलीवरी जो है वो कर दिया, क्या दे दिया, 400 यूनिट्स का डिलीवरी जो है वो आपने दे दिया, और फिर आपने कहा किससे, बी से, कि भाई साहब देखो अब ना आपको बोले पूरे 1000 यूनिट्स का क्या करना है, पेमेंट करना है, जब आप 1000 यूनिट्स का पेमेंट कर दोगे तो जो बचे हुए 600 वाले यूनिट्स होंगे ना ये बोले मैं आपको पहुंचा दूंगा। अगर बी नाम का जो बंदा है वो 1000 यूनिट्स का पेमेंट नहीं करता है तो इवन ये जो बचे हुए गुड्स हैं इनका भी क्या किया जा सकता है, इसको भी लीन कर सकता है, दिक्कत नहीं है बोले वो चीज में, ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट ऑफ द लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द सेलर हैज नॉट वेव्ड हिज राइट एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। ये ध्यान से भाई साहब, कई बार ऐसा भी आपको मिल सकता है कि ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, ए ने क्या किया, बी को गुड्स बेचे, पोजीशन उसी के पास में है, और बी जो है उसने क्या किया, उसने बोले वैसे तो 10,000 रुपए पे करने चाहिए थे लेकिन 9,000 रुपए ही पे किए, 1,000 रुपए पे करना अभी भी बाकी था। ए ने क्या किया, ए ने कहा कि सर मैं आपको ये गुड्स का पोजीशन तब दूंगा जब बोले आप मुझे क्या करोगे, बचा हुआ 1,000 रुपए दे दोगे। उसने कहा आज देता हूं, कल देता हूं, परसों देता हूं, नरसों देता हूं, करके 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 उसने टाइम जो है वो बढ़ा दिया। ए ने कहा छोड़ यार क्या माथापच्ची करने का, ठीक है बोले जान दो, ठीक है, गुड्स दे दिए। इवन इफ सामने वाले से पूरा पैसा नहीं भी आया, आपने क्या कर लिया, आपने पैसा नहीं आने के बावजूद जो लीन करने का अपना अधिकार था उसे क्या कर दिया, वेव कर दिया। वेव करने का मतलब क्या होता है, लेट गो करना, छोड़ देना, ठीक है। या तो ये आपने एक्सप्रेसली बोल दिया होगा मेरे को नहीं चाहिए बोले, मैं कर ही नहीं रही हूं, और या फिर आपने गुड्स का मतलब ऐसे बोल दिया, लीजिए इंप्लाइड वाला कंडक्ट आपने ऐसा कर दिया होगा जिससे ये समझ में आया। गॉट द पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द अनपेड सेलर हैविंग अ लीन देयर ऑन डज नॉट लूज हिज लीन
बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ये अपन पहली बात कर चुके हैं। अनपेड सेलर है ना, तो जब तक के बंदा अनपेड सेलर रहेगा तब तक के उसके पास में अधिकार है कि वो आपके गुड्स को क्या कर सकता है, जब्त करके रख सकता है। सिर्फ कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पैसा दे, गुड्स को लेके जा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड, कब किया जाएगा? वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, मतलब अभी के अभी पैसा जो है वो आपको पे करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। या फिर दूसरा, सब बोले क्रेडिट पे सेल किया गया, 30 दिन का टाइम आपको दिया गया था पर 30 दिन हो चुके हैं पर आपने अभी तक पैसा नहीं दिया। और तीसरा, सब बोले बायर जो आपका है वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका हो। ये अपन ने सबसे पहले पढ़ा था बेटा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है और सेलर क्या है, अनपेड सेलर है, तो वो क्या कहेगा रिसीवर को, पहले बचा हुआ पैसा दो, उसके बाद में गुड्स को लेके जाओ। रेटेबल डिविडेंड याद आया, वो वाला पॉइंट। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन और लॉस ऑफ लीन, कब आप लीन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कहता है, सो बोले सबसे पहला, व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और द बेली। ले भाई साहब, अगर आपने गुड्स को ट्रांजिट में डाल दिया, ट्रांसमिशन में डाल दिया, गुड्स आपके पोजीशन में नहीं है, बात वहीं पे खत्म हो गई। एक ही वर्ड, गुड्स अगर आपके पोजीशन में ही नहीं है तो ऐसे केस में आप कैसा करोगे भाई सब लीन, कर ही नहीं पाओगे। आपने या तो बोले कैरियर को दे दिए, ट्रांसमिशन में डाल दिया, या तो जो बंदा बायर के लिए बेली का काम कर रहा है आपने उसको दे दिया, बोले भाई साहब ठीक है। तो लीन करने का आपका जो अधिकार है वो आपके हाथ से गए, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द सेलर्स लीन इज ऑल्सो लॉस्ट when the buyer or his agent lawfully obtain the possession of the goods। है बी जो है वो कहता है पैसा मैं कल दे दूंगा, लगे तो गुड्स तुम बाद में देना। इन्हें कहा रे जाने दो ना यार, माना कि कलयुग चल रहा है पर इतना तो भरोसा आप पे रखना पड़ेगा। रखता हूं, बोले मैं आपके ऊपर भरोसा, लेके जाओ, बोले अपन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोजीशन आपने सामने वाले को दे दिया, जोर जबरदस्ती करके लेके नहीं गया सामने वाला बंदा, चोरी छुपे लेके नहीं गया, मतलब लॉफुल पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हुआ सामने वाले के पास में। बोले हाँ सर। अब लीन कैसे करोगे जब गुड्स आपके पोजीशन में ही नहीं है, तो आप लीन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। गॉट इट। और तीसरा, द सेलर ऑल्सो लूजेस हिज राइट टू लीन वंस ही वेव, अगर आपने वेव कर दिया तो भी आपका अधिकार जो है वो चला जाएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। राइट ऑफ द लीन कैन बी वेव्ड इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। एक्सप्रेस वेवर मीन द वेवर प्रोवाइडेड by the express terms of the contract. Implied waiver means the waiver implied by the conduct of the seller or by prevailing circumstances of the case. Right of the lien can be waived when he grant a fresh term of the credit or accepting a negotiable instrument for the payment of price. मतलब ये भी हो सकता है कि आपने बोला चल ठीक है एक काम कर, वैसे तो पैसा मुझे अभी चाहिए था, कब तक देगा, बोले 1 महीने, ठीक है, बोले लिख के दे। उसने लिख के दे दिया, आपने कहा लिख के जा गुड्स। 1 महीने का टाइम पीरियड आपने ले लिया ना, जब आपने उसको नया टाइम पीरियड दे दिया है तो लीन करने का आपका अधिकार क्या हो चुका है, वो भी जा चुका है भाई साहब। अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए, क्या इसको अपन यहां कहीं पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या 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 नहीं, ठीक है छोड़, डन। चलिए भाई साहब, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। कब कर पाओगे, जब गुड्स ट्रांजिट में जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। द राइट ऑफ द स्टॉपेज इन द ट्रांजिट मीन्स द राइट ऑफ अनपेड सेलर टू स्टॉप द फर्दर ट्रांजिट ऑफ द गुड्स विद अ व्यू टू रीगेन द एक्चुअल और द कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टिल द प्राइस इज पेड। हो सकता है आप ये कह दो कि गुड्स वापस लेके आ जाओ, हो सकता है आप ये भी कह दो कि वो गुड्स में जो सामान रखा हुआ वो मेरा सामान है, तो सामने वाले बंदे को देके नहीं आएगा, ठीक है। राइट ऑफ द स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, सेलर क्या है, अनपेड है। दूसरा, ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स उसके पोजीशन में होंगे तो लीन कर लेगा ना भाई, जब्त कर लेगा ना, ट्रांजिट में कैसे देगा उसको, ठीक है। तीसरा, गुड्स किस में है, ट्रांजिट में है। और चौथा, इफ द बायर ऑफ द गुड्स हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो भी वो क्या करवा सकता है, स्टॉपेज जो है वो करवा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन और द लॉस ऑफ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कब आप उसको स्टॉप नहीं कर पाओगे, सबसे पहला, बायर ने डिलीवरी ले लिया, ले भाई साहब
जब गुड्स ट्रांजिट में ही नहीं है तो आप उसको रास्ते में रुकवाओगे कैसे, बायर के पास में गए गुड्स, ठीक है। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट बाय द कैरियर इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन कैरियर और द बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। मतलब ये कि आपने क्या किया था, मुंबई से दिल्ली गुड्स को भिजवाया, किससे भिजवाया, सब बोले ट्रक था सर, ट्रक से भिजवाया। ट्रक वाला दिल्ली पहुंचने के बाद में इसको फोन कर देता है कि आपके जो गुड्स है वो मेरे पास में, ले भाई सब बात ही खत्म हो गई। काइंड ऑफ ये लगा लो कि डिलीवरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बोले सामने वाले को क्या कर दिया गया, बता दिया गया इस चीज के बारे में, ठीक है। एंड कंटिन्यूज द पोजीशन ऑफ द गुड्स, द ट्रांजिट इज एट द एंड इवन इफ द बायर इंडिकेट्स फर्दर डेस्टिनेशन फॉर द गुड्स टू द कैरियर। भले ही बायर ने ये कह दिया हुआ एक काम कर, ये मेरे घर पे नहीं मेरे ऑफिस में लाके छोड़ दे, तो भी क्या हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, ऐसा मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी टू द शिप, सामने वाले की जो शिप थी वहां पे ले जाके गुड्स को डिलीवर कर दिया गया, ट्रांजिट में है ही नहीं सर। फिर इसके बाद में रॉन्ग डिनायल टू द डिलीवरी, डिलीवर गुड्स बाय द कैरियर, द ट्रांजिट विल बी डीम्ड टू बी एट द एंड। मतलब ये कि आपका जो ये है कौन, कैरियर वाला, ट्रांसपोर्ट वाला जो बंदा है, उसने क्या कहा, उसने कहा मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, मेरी मर्जी बोला। उसने ये नहीं बताया कि सेलर इस चीज के लिए मना कर रहा, यानी कि बायर जो है उसने डिलीवरी वाले को फोन कर लिया, ट्रांजिट वाले को फोन कर लिया और फोन करके कहा कि वैसा गुड्स कहाँ पे, बोले यहाँ पे है, और अगर तेरे को लेने होंगे एक काम कर यहीं पे आ जाए, यहाँ पे आके तो गुड्स को लेके जा सकता है। रॉन्ग डिनायल हो गया सर, गॉट द पॉइंट। तो उस केस में भी डिलीवरी जो है वो मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद में सब सेल, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कहते हैं, सबसेल बाय द बायर विद द सेलर्स कंसेंट लीड टू द लॉस ऑफ राइट ऑफ द स्टॉपेज इन द ट्रांजिट। मतलब ये कि भाई साहब ए नाम के बंदे ने बी नाम के बंदे को क्या किया, गुड्स जो है वो बेचा, ठीक है। और बी ने क्या किया, ध्यान से, गुड्स जो है उसका पोजीशन जो है वो अभी भी किसके पास में है, ए के पास में। बी ने क्या किया, ए से कहा एक काम कर, ये वाले जो गुड्स है ना वो सी को बेच दे, सी को क्या कर दे, बेच दे। मतलब अगर इन गुड्स को बेचने की बात हो चुकी है, यानी कि सब सेल हो चुकी है भाई साहब, बायर अपने गुड्स को बेचने की बात वहां पे कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, आपने गुड्स 20,000 रुपए में इसको बेचे थे, बोले हाँ। बी ने आपसे क्या कहा कि यही वाले जो गुड्स हैं ये बोले 22,000 रुपए में किसको बेच दे, सी को बेच दे, तो आप यहां पे सीधा सीधा 20,000 रुपीज जो वो ले सकते थे ना, गॉट द पॉइंट। बाकी बचे हुए 2,000 रुपए जो किसको दे देते, बी को दे देते। तो ये आप रास्ते में रोकने की बातें क्यों कर रहे हो, ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, if the goods are rejected by the buyer and the carrier or the belly continues in the possession of them, the transit is not deemed to be at the end even if the seller has refused to receive them back। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक कांड हो गया। क्या कहता है, सब बोले बायर ने बोला हमको भी नहीं चाहिए, सेलर ने बोला मेरे को भी नहीं चाहिए, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे केस में जो आपके गुड्स रहेंगे वो किस में माने जाएंगे, ट्रांजिट में ही माने जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि उनका ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, नहीं, अभी भी गुड्स क्या है, ट्रांजिट में ही है। मतलब अभी भी अगर सेलर चाहे तो उनको स्टॉप कर सकता है, उनको रोक सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, चल। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट ऑफ द लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, सारे के सारे पॉइंट जो है वो अपन ऑलरेडी यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए सर, लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज व्हाट, राइट ऑफ द रीसेल। वापस से गुड्स को क्या कर देना, बेच देना। सेलर को समझ में आया कि बायर जो है वो पैसा पे करने ही नहीं वाला, बायर जो है वो पैसा पे करने ही नहीं वाला है, सिर्फ जब्त करने से कुछ नहीं होने वाला या रास्ते में रोकने से कुछ नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, इसको बिकवा देते हैं। मान लीजिए प्याज का ट्रक था, भर के जा रहा था, बायर के पास में पहुंचने वाला था, बायर ने कहा पैसा दूंगा नहीं, ट्रक वाले को बोल दिया भाई साहब यहीं पे रुक जा, रास्ते में लोगों को पूछ ले खरीद रहे क्या, वहीं पे बेच के वापस पैसा जो आएगा उसको ले और लेके वापस आ जा। कर सकते हैं ऐसा, ताकि जो लॉस यहाँ पे हो रहा होगा उसको क्या किया जा सके, रिकवर किया जा सके। ध्यान से सब बोले, जो अनपेड सेलर है वो रीसेल कर सकता है ओनली व्हेन ही इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, राइट, इधर exercising lien or has regained the possession by stoppage in the transit upon buyer insolvency।
अच्छा, ये भी एक पॉइंट है क्या सर? बोले मैं वैसे तो गुड्स पहुंचा रहा था सामने वाले बंदे के पास में, लेकिन मुझे पता चला कि बायर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो मैंने क्या करवा दिया, गुड्स को वहीं पर रुकवा दिया। रुको बोले, यहीं पे रुको, ठीक है, उनको रुकवा दिया, उनको वापस से क्या कर लिया, पोजीशन को रीगेन कर लिया। दूसरा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इवन अगर ट्रांसपोर्ट वाले के पास में भी है, उसको भी अगर मैंने बोल दिया कि गुड्स को रोक ले, ये मेरे गुड्स हैं, तो ऐसे केस में पोजीशन तो मेरे ही पास है ना, कंस्ट्रक्टिव वाला पोजीशन लगा लो। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन रूल्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, रीसेल कब करवाया जाएगा? जब आपके जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं। प्याज खराब होने वाली चीज है सर, है खराब होने वाली चीज है, सामने वाला पता नहीं पैसा देगा कि नहीं देगा, बाद में ये कह देगा कि तुम्हारे प्याज जो सड़ गए मेरे पास में आने के पहले, तो बोले मैं कोई पैसा पे ही नहीं करूंगा, ठीक है, तो रीसेल करवा देगा। या दूसरा, वेयर द सेलर हैज गिवन अ नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स मे रीसेल देम इफ द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे द प्राइस। दोनों काम कर दिया भाई साहब। पहली बात, गुड्स क्या थे, पेरिशेबल थे। दूसरी बात, सामने वाले को इंटीमेट भी कर दिया, बता दिया भाई साहब पैसा दे दे, नहीं तो गुड्स को बिकवाना पड़ेगा। बाहर ने रिप्लाई नहीं किया, या किया होगा रिप्लाई, लेकिन रीजनेबल टाइम पीरियड में नहीं किया। अब ये रीजनेबल टाइम पीरियड क्या रहेगा सर? टाइम टू टाइम डिपेंड करता है सर, केसेस टू केसेस पे डिपेंड करेगा सर। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, बायर्स रिस्पॉन्स। बायर डज नॉट पे और टेंडर द प्राइस विद इन द रीजनेबल टाइम, तभी आप क्या करोगे, रीसेल करने की बात करोगे। फिर सी पॉइंट, अनपेड सेलर्स राइट resell the goods within the reasonable time or can recover from the original buyer damages from any loss occasioned by his breach of contract। अगर बोले मैं इनको नहीं बेच पाया, सारे गुड्स को अगर मैं नहीं बेच पाया, हो सकता है कि सारे जो गुड्स थे वो कितने के थे, 10,000 के, मैंने वेट किया, बारिश आनी शुरू हो गई, आधे जो आपके प्याज थे वो क्या हो गए, खराब हो गए, मैक्सिमम मैं कितने बेच पाया, 5,000 रुपए के ही बेच पाया, तो जो बचे हुए 5,000 रुपए होंगे वो किससे लिए जाएंगे, बाहर से लिए जाएंगे। तुमने टाइम पे डिलीवरी नहीं लिया, उसकी वजह से मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बायर का क्या अधिकार है? द बायर शेल नॉट बी एंटाइटल टू एनी प्रॉफिट ऑन सच रीसेल बाय द अनपेड सेलर। ऑब्वियस सी बात है, आखिरी में जाके आपने धोखा दे दिया, गुड्स आपको परचेज करना चाहिए था, आपने नहीं किया, मुझे तो मजबूरी में बेचना पड़ा, बोले इस चीज को। Where the buyer had paid some money by way of advance to the deposit, such amount can be claimed by him but subject to the seller's claim for the damages। अगर आपने एडवांस वगैरह पे किया होगा, अब ये ध्यान से, कुल मिला के जो गुड्स थे वो कितने के थे, 10,000 के थे। अगर जो सेलर है उसने पूरे 10,000 के गुड्स को बेच दिया, तो बंदा क्या करेगा, 2,000 रुपए जो है वो उसको दे देगा। लेकिन जो गुड्स बिके वो कितने के बिके, 8,000 के बिके। कितने के बिके, 8,000 के बिके, 2,000 का किसका नुकसान हो गया, सेलर का नुकसान हो गया। वो बोलता चल भाई साहब निकल यहां से। या फिर दूसरा, अगर गुड्स बिके 9,000 रुपए के, तो वो क्या कहेगा, जो 2,000 है, नुकसान कितने का हुआ, 1,000 का हुआ, तो वापस कितना देगा, 1,000 रुपये वापस कर देगा 10,000 में से। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स पेरिशेबल होने चाहिए। Where the goods are of the perishable nature, unpaid seller can resell the goods without any notice to the buyer. It means physically deterioration of the commercially perishable। ठीक है। Next point, notice not given, then unpaid seller cannot claim the damages, the buyer is entitled to the profit if any on the resell। अगर बोले ये करने के पहले आपने नोटिस नहीं दिया, रीसेल करने के पहले, तो ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि क्या बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा किसको, बायर को, तो बोले प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड टाइटल टू द सब्सिक्वेंट बायर। वो तो जाना ही है सर, अगर रीसेल आप कर रहे हो, जिसको रीसेल किया जा रहा है उसके पास में गुड टाइटल आएगा, वो तो गुड फेथ में काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं हैं तो ही आपको क्या करना है, नोटिस देने की जरूरत है। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो अगर आपने नोटिस दे दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर, दैट्स इट। अगला जो पॉइंट आपका यहां पे आता है, दैट इज द राइट अगेंस्ट द बायर। इसमें पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है मेरे दोस्त। सूट फॉर द प्राइज, सेलर जो है वो क्या करेगा, केस कर देगा, भाई साहब मेरे को मेरा पैसा पूरा का पूरा चाहिए वापस। ठीक है, बट कोई कंडीशन वगैरह है क्या? ध्यान से, राइट कैन बी डिस्कस अंडर 2 स्पेसिफिक कंडीशन। पहला, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the property in goods have been passed to the buyer and the buyer wrongfully neglect
or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods. ओनरशिप अगर आपने ट्रांसफर कर दी है, सामने वाला ओनर बन चुका है, तो कर सकते हैं. अगर सामने वाले को ओनर नहीं आपने बनाया था, आप क्या करोगे? दूसरे को बेच दो भाई साहब, दिक्कत ही नहीं है कोई. ठीक है. दूसरा, वेयर द प्राइस इज पेबल ऑन अ डे सर्टेन, मतलब डिसाइड हुआ था कि प्राइस जो पे करना है वो 30 दिनों के बाद, 30 डेज के बाद आपको पे करना है. आज सेल हो रहा है, आज से 30 दिन के बाद में, यानी कि 25 ऑफ सितंबर के आसपास कुछ तो भी. ठीक है. तो ऐसे केस में sometimes the contract stipulates that the price is payable on a certain day irrespective of the delivery, but the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price on that day. In such a case, the seller may sue the buyer for the price, although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract. गुड्स की डिलीवरी कब होगी वो अलग बात है. बोले पेमेंट करने की बात हुई थी कि 30 दिन के बाद में तुम पेमेंट करने वाले, तो जिस दिन पेमेंट नहीं किया गया होगा, वापस से सेम पॉइंट आ गया. ये कैश वाली बात है और ये क्रेडिट वाली बात है. अंडरस्टूड द पॉइंट? डन. नेक्स्ट पॉइंट, सूट फॉर द डैमेजेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस. ये मैं आपको बता चुका हूं. मैंने गुड्स आपके यहाँ पे भिजवाए, आपने एक्सेप्ट नहीं किए, तो जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो मुझसे पैसा मांगेगा 1000 रुपये. अगर आपने ये परचेज कर लिया होता तो 1000 रुपये ऑलरेडी 10,000 में इंक्लूडेड थे, मेरा नुकसान नहीं था. लेकिन आपने गुड्स को परचेज नहीं किया, तो एक तो मेरा प्रॉफिट गया, दूसरा इसको भी पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपसे पैसा जो है वो मांग सकता हूं. वेयर द बायर wrongfully neglect or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for the non acceptance. मेरा 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, गुड्स आ गए मेरे पास, वो मैं किसी और को बेच सकता हूं, लेकिन जो 1000 रुपये का नुकसान हुआ है ट्रांसपोर्ट का, वो कौन देगा? बायर देगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, सूट फॉर द रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. रेप्यूडिएशन मतलब खत्म करना. ठीक है. ये अपन पहले ही बहुत बार पढ़ चुके. क्या कहता है भाई साहब? इन केस द बायर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर हैज टू ऑप्शन. बायर ने बोला मेरे को चाहिए नहीं गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बोला, क्या होगा? पहला, सेलर में इमीडिएटली ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसेंडेड एंड सू फॉर द डैमेजेस ऑफ द ब्रीच. ठीक है, बोले कोई बात नहीं. अगर कैंसिल आप कर रहे होंगे तो जितना बोले मेरा नुकसान यहां पे हुआ है वो नुकसान की भरपाई कर दो. ठीक है. दूसरा, सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग, अलाइव मान सकता है, राइट, एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी. दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं. अंडरस्टूड? एक मिनट. हेलो, तो वो 800 वाला ले लो ना. हाँ, ओके. चलिए, ये समझा. फिर उसके बाद में सू फॉर द इंटरेस्ट. आपने गुड्स मुझे दिया नहीं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो ऑब्वियसली बात है कि उतने के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो लगेगा. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट गिव्स द सेलर राइट टू रिकवर द इंटरेस्ट इफ बाय लॉ इंटरेस्ट इज व्हाट? रिकवरेबल. अगर लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा कि इंटरेस्ट को आप रिकवर कर सकते हैं तो कर सकते हैं. एज सिंपल एज दैट. ये समझ में आया? ठीक है साहब. नेक्स्ट पॉइंट, बायर्स रेमेडीज राइट अगेंस्ट द सेलर. ये क्या कहता है? In case of breach of contract by the seller's fault, the buyer has following remedies or the right against the seller. बायर की बात कर रहे हैं. क्या कहता है भाई साहब? अगर सेलर की गलती से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, सेलर की गलती है, गुड्स को आपने टाइम पे डिलीवर नहीं किया होगा, या फिर गुड्स आपके आए थे मेरे पास में, मैंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन डिफेक्टिव वाले गुड्स थे, क्या करूं? बोले उनको मैं लेके, तुम्हारा नुकसान हुआ, बोले साथ में मेरा भी नुकसान हो गया, अब उसका क्या करूं? बोले मैं बताओ. ठीक है. तो ध्यान से, सूट फॉर द डैमेज ऑफ द नॉन डिलीवरी. डिफेक्टिव डिलीवरी इज नो डिलीवरी सर, उसके लिए केस कर सकते हैं. वेयर द सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू बायर, द बायर में सू द सेलर फॉर द डैमेजेस फॉर द नॉन डिलीवरी. ठीक है. दूसरा, सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अरे सर आपने तो डिफेक्टिव डिलीवरी कर दिया, एक काम कीजिए इसको वापस लेके जाइए. ठीक है, लेकिन मुझे सही वाली जो चीज है, बिना डिफेक्ट वाली प्रॉपर चीज जो है, उसकी डिलीवरी जो है वो आप लाके दे दीजिए. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. गॉट द पॉइंट? In any suit for the breach of contract to the delivery, specific or as certain goods, the court may, by its decree,
डायरेक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली विदाउट गिविंग द सेलर एन ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ डैमेजेस। गुड्स ये डिफेक्टिव वाले लेके जाओ, जो सही वाले हैं वो बोले मुझे लाके दे दो। फिर सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, याद कीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, रिपेयर करके ला दो। गुड्स मेरे हो गए बोले, लेकिन इसको रिपेयर ठीक करके ला दो बोले, मेरे को चलेगा। फिर उसके बाद सूट फॉर द डैमेजेस फॉर द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। सब बोले आपने ड्यू डेट के पहले क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, इससे मेरा नुकसान हो गया। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके भरपाई की बात कर सकते हो। एडवांस अगर पे किया होगा तो उसके रिफंड की बात कर सकते हो। ठीक है, जो पैसा एडवांस आपको दिया हुआ था, 3 महीने वो पैसा आपने यूज किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट आप मुझे पे कर दो बोले भाई साहब। ठीक है, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेज एंड द स्पेशल डैमेज की बात जो है वो भी कर सकते हैं, जिसमें 5 पॉइंट आपको दिए गए। बायर हैज अ राइट टू रिकवर मनी पेड टू द सेलर where consideration for the payment of it has failed. Example, where the buyer is deprived of the goods by their true owner, he may recover the price for the breach of the condition as to title. ये सारे पॉइंट अपन पहले भी पढ़ चुके भाई साहब। क्या कहता है ध्यान से, where consideration for the payment of it has failed, ठीक है, where the buyer is deprived of the goods by their true owner, मतलब प्रॉपर्टी किसी और की थी मेरे भाई, जो सेलर बायर को बेचने की कोशिश कर रहा था वो प्रॉपर्टी सेलर की थी नहीं, उसने चोरी करके बेचा, तो सेलर के पास में जो पैसा गया था उसको वो वापस लेने की बात कर सकता है। गॉट द पॉइंट, ही मे रिकवर द प्राइस फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल। नेक्स्ट सेकंड वाला, व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर हैज पेड द प्राइस बट द सेलर निग्लेक्ट टू डिलीवर द गुड्स। ले, सेलर मना कर रहा, बोले गुड्स नहीं दूंगा, पैसा दे दे वापस, और जो मेरा नुकसान हुआ है वो दे दे बोले। फिर बायर कैन क्लेम द इंटरेस्ट ओनली व्हेन ही कैन रिकवर द प्राइस। मूलधन मिल नहीं रहा और इंटरेस्ट लेने की बातें कर रहे बोला, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन मेरे यहाँ से पैसा आपके यहाँ पे चला गया उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो बोले कोर्ट बताएगा, कोर्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप क्या ले सकते हो, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर सकते हो, उससे ज्यादा या उससे कम होना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 8 ये आपका होता है खत्म। थोड़ा सा बोरिंग था, रीजन बीइंग कि ऑलरेडी ये चीज के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स में अपन पढ़ चुके हैं। बट अगला जो टॉपिक आपका होगा वो रहेगा लास्ट वाला, ऑक्शन सेल है, जिसमें हैमर मार के सेल जो है वो किया जाता है, वो वाला छोटा सा टॉपिक है। करते हैं अगले वाले क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।